Good morning, students. We are studying second unit, Understanding Oneself, Adolescence. Today we will read chapter number 6. This is last chapter of second unit, Media and Communication Technology. संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी. इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे. ये सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संचार माध्यम और संचार अध्ययन कैसे हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और ये दोनों पहलू कैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. देखिए, हम मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जिसको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए दूसरे लोगों की भी आवश्यकता होती है. दूसरे लोगों पर भी उसे निर्भर रहना पड़ता है और जब वो दूसरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी करता है जब वो दूसरे लोगों से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है. और इसे इस ढंग से समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, अनुभव, इन सब का आदान प्रदान ही संचार है. जैसे मैं आपसे अपनी बात बता रही हूँ और आप मेरा ये जो लेक्चर है ये सुन रहे हैं, तो मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, ये संचार कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ. जब हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं. आज का जो आधुनिक दौर है, यहाँ पर नई नई प्रौद्योगिकी डेली डेवलप हो रही हैं और जिसके कारण बाजार में नई नई संचार विधियाँ और नए नए उपकरण आ रहे हैं. जैसे आजकल आप देख भी रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का यूज़ हमारे जीवन में कितना बढ़ता जा रहा है. किस लिए यूज़ हो रहा है ये? हम अपनी बातों को एक दूसरे तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचा रहे हैं. फ़ोन इसमें एक माध्यम बन रहा है. इसके बाद हम देखते हैं कि संचार क्या है. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? जो कम्युनिकेशन है वो है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच और सूचनाओं का मौखिक, लिखित अथवा संकेत या मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है. ये जो कम्युनिकेशन शब्द है, ये किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है. जो कहाँ से आया है? ये एक लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से आया है और इसका अर्थ क्या है? कॉमन से इसको लिया गया है, साधारण या सामान्य. संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है हमारी आपस की समझ और आपस में सहयोग स्थापित करना, हमारी ज्ञान शक्ति व जो हमारी बुद्धि है उसके विकास को डेवलप करना. संचार प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है मैसेज. मैसेज के बिना हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. जब मुझे आपको कोई बात बतानी है तो मैं किसके थ्रू दूंगी? आपको मैसेज के थ्रू देती हूँ या नहीं देती हूँ. और आपको मुझे कोई बात बतानी है तो आप भी मुझे मैसेज के थ्रू देते हैं. तो कम्युनिकेशन में जब दो लोगों के बीच में किसी चीज़ का कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस चीज़ के माध्यम से होता है? वह होता है मैसेज या फिर संदेश के माध्यम से. इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर प्रभावी संचार क्या होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी संचार से मतलब क्या है? इसमें यह नहीं है कि हमने अपनी बात बता दी या अपने विचार व्यक्त कर दिए, उससे ये मतलब नहीं है. इसमें जो मतलब है इसमें है संप्रेषित जो विषय है उसको बिल्कुल उसी अर्थ में समझाना जरूरी है जिस अर्थ में दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाए. इसमें संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उनमें उस विषय के संबंध में पूर्ण समझ का विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. संचार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रतिदिन चलता ही रहता है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, समुदाय हो या फिर जीवन का कोई और क्षेत्र हो. लेकिन संचार किस तरह से हो? जिससे जिस बीच में को लेकर हम बात कर रहे हैं उससे पूरा विषय पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं. इसके बाद हम लेते हैं संचार के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें जो जरूरी होता है वो होता है प्रेषक. प्रेषक किसे कहते हैं? प्रेषक होता है सेंडर, जो मैसेज को भेज रहा है.
उसे हम प्रेषक कहते हैं। ठीक है, फिर होता है क्या, संदेश, मैसेज। मैसेज के बिना तो बात ही नहीं होगी जब तक हम मैसेज नहीं भेजेंगे। ये मैसेज लिखित भी हो सकता है और ये मैसेज मौखिक भी हो सकता है। फिर तीसरी बात आती है रिसीवर की। जो रिसीवर कौन है, जो मैसेज को प्राप्त कर रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं, और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में उसको प्राप्तकर्ता भी कहते हैं। जो भेज रहा है उसको प्रेषक या फिर सेंडर, जो मैसेज है उसको संदेश, और जो प्राप्त कर रहा है उसको क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। जो संदेश प्राप्त करता है, जो आमतौर पर संचार को तब पूरा समझा जाता है जब जो प्राप्त करता है उसको पूरी तरह से मैसेज समझ आ जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं सेंडर हूँ, प्रेषक हूँ, आपको मैसेज भेज रही हूँ। किस माध्यम से भेज रही हूँ, आपको मैसेज भेज रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप कौन है, आप हो गए प्राप्तकर्ता, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आता तो मैसेज भेजने वाले को मैसेज भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप मेरा मैसेज समझ लेते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं, जो मैं क्विज में क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आप रिप्लाई करते हैं, तब वह कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने अभी देखे ही हैं। कौन कौन से देखे हैं, देखिए सेंडर, ये कौन है, ये मैं हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, मैसेज के थ्रू दे रही हूँ, वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। आप कौन है, आप रिसीवर हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं। और फिर आप मुझे फीडबैक देते हैं जो आपको समझ आया या समझ नहीं आया। इसलिए वीडियो जब आप देखें तो वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक अवश्य दें कि आपको वीडियो कितना समझ आया है। यदि आपका फीडबैक मेरे पास नहीं आता है तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि आपको मैसेज मेरा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स फीडबैक क्या है, फीडबैक नेसेसरी है। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। हमारा कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब हम उसका फीडबैक दे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है संचार का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, हमें ये तो पता लग ही गया है कि संचार के लिए किस किस चीज़ का होना जरूरी है। प्रेषक का, जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर का, जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, और किसका, मैसेज का, जो वो मैसेज भेजा जा रहा है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। देखिए, संचार का जो प्रयोग है, बहुत सारी संस्थाएं हैं या फिर लोग हैं अपने विचारों को, नियमों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। यदि संचार ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो क्या होगा, हम किसी से भी कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। किसी संस्था के कर्मचारियों के कार्य हों या फिर विभागों में जो भी बातें होती हों, या फिर कर्मचारियों को प्रोत्साहन करना हो, प्रोत्साहित करना हो, तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में भी एक ग्राहक और एक विक्रेता, उनके बीच में जो बातें होती हैं वो किसके थ्रू होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। कम्युनिकेशन किसी भी व्यापार को कुशल रूप से चलाने के लिए लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से अपनी बात कर रहे हैं। यदि दुकानदार या फिर व्यापार जो व्यक्ति कर रहा है उसका बात करने का तरीका इफेक्टिव है तो वह कम्युनिकेशन सक्सेस होता है। संप्रेषण लोगों को शिक्षित करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है और उनकी सोच को विस्तृत करता है। ये भाषा और व्यक्तिगत संप्रेषण को सुलझाता है। ये जो नई तकनीक है, नई खोज है, नई उपलब्धियां हैं या फिर नए प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में व्यक्तियों की सहायता करता है। संचार की सहायता से अधिक लोग नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप देख भी सकते हैं कि रिसीवर मैसेज दे रहा है किसको दे रहा है, सामने वाले को मैसेज दे रहा है, फिर उसने क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है, और फिर उसका फीडबैक आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संचार का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, हम जब कम्युनिकेशन का वर्गीकरण करेंगे, संचार का वर्गीकरण करेंगे, तो इसका वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करेंगे। 1, 2, 3
एंड 4। ठीक है, तो चारों प्रकार से वर्गीकृत करेंगे और बहुत डिटेल में वर्गीकृत करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं कि संचार का जो वर्गीकरण है प्रथम तरीके से किस प्रकार से किया जाता है। प्रथम है इसका पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरैक्शन। हमारे किसके आधार पर वर्गीकरण है? हमारी पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण है। इसमें सबसे पहले आता है एक तरफा संचार और फिर आता है दुतरफा संचार। एक तरफा संचार मीन्स और दो तरफा संचार मीन्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1 वे कम्युनिकेशन एंड 2 वे कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 वे कम्युनिकेशन या फिर एक तरफा संचार क्या होता है। देखिए, जो एक तरफा संचार है इसमें जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, वो सूचना प्राप्त तो करता है लेकिन वो सेंडर को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता है। वो अपनी बात पूरी तरह से कहता जा रहा है। जैसे जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप तुरंत कोई मुझसे अपनी बात कहकर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है। जब एक व्यक्ति अपनी बात पूरी तरह से कह देता है लेकिन बदले में सामने वाला व्यक्ति उसको कोई बात का रिप्लाई नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 वे कम्युनिकेशन। जैसे क्लास में जब टीचर लेक्चर दे रहा है या फिर कोई भाषण हो रहा है या फिर रेडियो सुन रहे हैं आप या कोई म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हैं, वहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, या टीवी पर कोई भी कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप केवल देख सकते हैं लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ 1 वे कम्युनिकेशन। आई थिंक आपको 1 वे कम्युनिकेशन पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया है, जिसमें केवल एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति केवल सुनता है। नेक्स्ट आता है फिर 2 वे कम्युनिकेशन या फिर दुतरफा संचार। आई होप आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा होगा कि दुतरफा संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है ये। इसमें दोनों व्यक्ति कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो। दोनों व्यक्ति अपनी बात या अपने विचार या अपने मत उनका आदान प्रदान करते हैं। वो मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित रूप से भी हो सकता है और सांकेतिक रूप से भी हो जाता है। मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं जब हम, वो भी 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से अपनी कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, वो किस में आता है? वो दुतरफा कम्युनिकेशन या फिर 2 वे कम्युनिकेशन में आता है। इसमें ये भी हो सकता है जैसे बच्चा रो रहा है, उस समय पर उसकी माँ तुरंत उसको अनुक्रिया उसको देती है और उसको दूध पिलाती है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? ये भी 2 वे कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम सेकंड इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो है संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। संचार के स्तर से मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा कम्युनिकेशन? अंतराव्यक्तिक कम्युनिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे अंतःव्यक्तिक कम्युनिकेशन संचार, समूह संचार, जनसंचार, अंतरा संस्था संचार और अंतः संस्था संचार। सब बहुत अच्छे से क्लियर आएंगे, समझ में आएंगे आपको, लेकिन आपको देखना बहुत ध्यान से है वीडियो को, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, सबसे पहले हम लिखते हैं अंतराव्यक्तिक संचार। देखने में बहुत टफ सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है ये क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब व्यक्ति द्वारा स्वयं से मन ही मन में बात की जाती है। ये जो अंतराव्यक्तिक संचार है ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति मन ही मन में किसी परिस्थिति पर, किसी मुद्दे पर, विभिन्न पहलुओं पर अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है जो उसके वर्तमान या भविष्य के व्यवहार और जीवन के लिए अर्थपूर्ण हो। ये संचार एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, जो हर किसी के मस्तिष्क में हमेशा चलती ही रहती है। जैसे मान लीजिए इस समय पर भी आपके मन में कुछ जो विचार चल रहे हैं, जो आप इस वीडियो को देखते हुए सोच रहे हैं, तो वो आपका कौन सा संचार है? वो है अंतराव्यक्तिक संचार या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब सेकंड चलते हैं,
अंतःवैयक्तिक संचार, ये सेकंड संचार है। इसमें क्या है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इसका मीनिंग है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में फेस टू फेस बैठकर किसी भी विषय पर, विचार पर एक दूसरे से अपनी बातों की शेयरिंग करना ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है और अपनी फ्रेंड के साथ आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और आपकी फ्रेंड उसका सॉल्यूशन बताती है, तो ये आपका कम्युनिकेशन कौन सा हुआ, ये अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट संचार आता है, कौन सा संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर समूह संचार। यस, समूह संचार क्या होता है, ये समूह संचार कैसा है, ये भी अंतःवैयक्तिक संचार की भांति प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और पर्सनल प्रकार का ही कम्युनिकेशन है। इसमें केवल फर्क इतना है कि समूह संचार प्रक्रिया में वहां पर आपको दो लोगों के बीच में बात करनी थी और यहाँ पर आपको दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अपनी बात को रखना है। जैसे आपकी कोई 3 या 4 फ्रेंड हैं और आपको कोई पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, आप उन तीनों चारों के बीच में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और फिर वह उसका कोई सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, तो ये कौन सा संचार हुआ, ये कहलाता है समूह संचार। जब हम नेक्स्ट आ गया, अब हमारा कौन सा, जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन मीन्स किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से जब हम अपने मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं, उसे ही जनसंचार कहते हैं। जैसे टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो ये क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों तक अपनी कोई भी बात फैला रहे हैं, उसको हम जनसंचार कहते हैं। जैसे कहीं पर सेल लगी है तो वो सेल का मैसेज क्या करते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं जिससे सभी लोग उस मैसेज को देखें। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को जनसंचार कहा जाता है, जब अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अंतरा संस्था संचार या फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है किसी भी सुव्यवस्थित संगठन के विभिन्न विभागों के बीच होने वाले आपसी संचार से है। जैसे जब बहुत सारे लोग, किसी भी संगठन के लोग विभिन्न विभागों में अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं, तो उन्हें संगठन के समान जो भी उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करना पड़ता है। ऐसे में वो विभिन्न विभागों के बीच होने वाले संचार को ही हम अंतरा संस्था संचार कहते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक मैनेजर का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के साथ अपने मैसेज को आदान प्रदान करना, यदि दोनों ही बात कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, वो हो गया 2 वे कम्युनिकेशन। और यदि एक व्यक्ति ही अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो वो हो गया कौन सा, 1 वे कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतः संस्था संचार या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अंतः संस्था संचार का जो मीनिंग है वो है अलग अलग संगठनों के बीच होने वाले आपसी कम्युनिकेशन से है। जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है उससे निपटने के लिए WHO और बहुत सारे देशों की सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर बात करती हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल सके। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ये हुआ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड कम्युनिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, संचार के साधन और विधि के आधार पर वर्गीकरण। कम्युनिकेशन क्या है, ये
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम दो तरह का संचार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे शाब्दिक संचार और एक पढ़ेंगे गैर शाब्दिक संचार। शाब्दिक या फिर मौखिक कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार के लिए मौखिक रूप से बोले गए शब्द और वाक्यों के उच्चारण को ही हम शाब्दिक संचार कहते हैं। जैसे फोन पर एक दूसरे से बात करना, ये कौन सा संचार है, शब्दों के द्वारा संचार हो रहा है, वो भी शब्द बता रही है, वो भी शब्द बोल रही है, ये संचार हो गया शाब्दिक संचार। नेक्स्ट आता है फिर गैर शाब्दिक संचार या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो गैर शाब्दिक संचार है, इसका तात्पर्य ऐसी संचार विधि से है जिसमें बिना शब्दों का प्रयोग किए, हम इसमें कोई भी शब्द नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं, बिना शब्दों का प्रयोग किए केवल एक्शंस के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, संकेतों के द्वारा ही हम अपनी मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग करते भी हैं ये संचार का यूज़, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पर आप थम्स अप करते हैं, किसी की फ़ोटो लाइक करती है तो लाइक का बटन दबा देते हैं, तो ये कौन सा संचार आपने किया, गैर शाब्दिक संचार किया। इसका जो प्रयोग है वो मूल रूप से किसके लिए किया जाता है, जो मूक बधिर लोग होते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये संचार का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब हम लास्ट क्लासिफिकेशन पर जा रहे हैं इसके, वो है हमारा एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन सेंसेस। देखिए, हम सब ये बात अक्सर महसूस करते हैं कि कोई बात यदि हम पढ़ें ना, और पढ़ने की तुलना में किसी पाठ को हम, किसी भी लेसन को या फिर किसी भी टॉपिक को हम टीवी पर देखते हैं या टीचर के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, तो वो हमारे माइंड में लंबे समय तक सेव रहता है। किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में, यदि हम रीडिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में, मीन्स हम देखकर बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल पढ़ने या सुनने के दौरान जितनी इंद्रियां कार्य करती हैं, उससे ज़्यादा इंद्रियां एक ही समय पर देखने के साथ साथ सुनने के लिए भी कार्य करती हैं। देखिए, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम अपनी इंद्रियों के द्वारा संचार से पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे विज़न से, हियरिंग से, स्मेल से, टेस्ट से, टच से, इन सभी इंद्रियों के द्वारा, जैसे जो लोग पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं। यदि हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें कितना % याद रहता है, हमें 10% याद रहता है। लेकिन लोग जो सुनते हैं उसका लगभग, सुनने से हमें 20 से 25% याद रहता है। और यदि हम देखते हैं तो देखने से क्या होता है, उसका हमें 30 से 35% हमारे दिमाग में रहता है। किससे, देखने से। लेकिन जब हम देखते हैं और सुनते हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उसका हमें कितने % याद रहेगा, 50% या उससे अधिक भी हमें याद रहता है। तो जो देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उसका 20 से 25% या उससे अधिक हमें याद रहता है। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जितनी अधिक हम इंद्रियों से काम लेते हैं अपनी स्टडी करते समय, तो वह टॉपिक हमें उतना ही ज़्यादा अधिक रूप से स्पष्ट हो जाता है और पूरी तरह से समझ आ जाता है। तो हमें अपनी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, और हम इसको, जिससे वो हमारी मेमोरी में अधिक लंबे समय तक फिट रहता है। जैसे सुनने के लिए हम कोई भी रेडियो या फिर रिकॉर्डिंग, CD प्लेयर या वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स आपको भेजे जाते हैं,
मोबाइल फ़ोन पर उनका प्रयोग करते हैं। देखने के लिए आप वीडियोस यूज़ कर सकते हैं और देखना और सुनना, वीडियो भी हो रहा है और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आज का क्विज़ लेते हैं। आज का क्विज़ क्या है बच्चों? सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संचार क्या है? यहाँ पर आपको बताना है संचार क्या है। विचारों का आदान प्रदान, संकेतों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, या सभी बच्चे सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, संचार के मूल तत्व कितने हैं? 2, 3, 4, 5 मूल तत्व बताने हैं जो आपको पीछे बताए हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, जो संदेश भेजता है उसको क्या कहते हैं? जो भेज रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, पारस्परिक क्रिया के आधार पर संचार का वर्गीकरण कीजिए। आपको बताना है कितनी तरह का वर्गीकरण होता है ये और कौन कौन सा होता है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शाब्दिक संचार किसे कहते हैं? बोलना, गाना, भाषण देना, या सभी? ये सभी शाब्दिक संचार में कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम बच्चों। थैंक यू सो मच।